भारत का कैदी कैंप नंबर 45 फतेहगढ़। पाक फौज के 5 अफसरों के फरार की दास्तान। सैकड़ों फुट लंबी सुरंग खोदकर पूरे भारत से गुजरकर पाकिस्तान पहुंचने की सच्ची कहानी। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। सुरंग से तो मिट्टी किसी न किसी तरीके से निकाली जा रही थी। उसे बाहर गायब करना मुश्किल हो गया था। पहले तो ठंड थी, कंबल ओढ़कर उसमें थैलियां छुपा ली जाती और गहरे बैतुल खला में खाली कर दी जाती थी। अब इस कयामत की गर्मी में कंबल नहीं ओढ़ा जा सकता था। इसका एक तो तरीका ये इख्तियार किया गया कि अफसर बैतुल खला में ले जाने वाले लोटों में मिट्टी ले जाने लगे, और दूसरा तरीका ये कि मिट्टी वाली बाल्टियों में कुछ मिट्टी डाली जाती, बाकी बाल्टी पानी से भरी जाती। मिट्टी और पानी घोलकर बैरक के बाहर छिड़काव किया जाता। इतनी शदीद गर्मी में पानी छिड़कने पर किसी को शक नहीं हो सकता था। फिर एक और मुश्किल पैदा होने लगी। हमारे फ्लश सिस्टम वाले बैतुल खला बनने लगे थे। उनके मुकम्मल होते ही खंदक वाले बैतुल खला को बंद हो जाना था। ताहम हमने ये फायदा उठाया कि रात को सीमेंट चोरी कर लिया और उससे एक स्लैब बना ली। उसका एक साइज सुरंग के धाने के मुताबिक रखा गया। उससे धाने को छुपाना था। ये कारनामा हमारे इंजीनियर अफसरों का था। स्लैब तैयार हो गया तो धाने को छुपाना और ज्यादा आसान हो गया। हिंदुस्तानियों ने प्रोपेगेंडे का एक और ओछा तरीका इख्तियार किया। उन्होंने सबसे पहले हिंदुस्तानियों के कौमी शायर सरदार जाफरी को हमारे पास भेजा और उसका कलाम सुनवाया। इस मुसलमान शायर ने एक नज़म जिसका उन्वान था दुश्मन कौन, और इस नज़म का खुलासा ये है कि पाकिस्तान ने कई बार गैरों से हथियार लेकर हिंदुस्तान पर फौजकशी की। हिंदुस्तान को बादिल नखास्ता जवाबी कार्रवाई करना पड़ी और आखिर पाकिस्तान की फौजकशी को खत्म करने का एक हल निकाला। गरज जाफरी साहब ने दिल खोल कर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला। नज़म खत्म होते ही कैदी अफसरों ने उसका जो हशर किया उसे वो सारी उम्र नहीं भूलेगा। उसने बड़ी मुश्किल से जान छुड़ाई। फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली के एक मुसलमान प्रोफेसर बिनाई साहब तशरीफ लाए। उन्होंने 2 घंटे हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म और हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात पर लेक्चर दिया, जिसमें हिंदुस्तान को बरतर और पाकिस्तान को कमतर साबित किया गया था। उस लेक्चर की इब्तिदा पाक फौज की शुजाअत और मदासराई से की गई थी। लेक्चर खत्म हुआ तो पाकिस्तानी अफसरों ने उस पर सवालों की बौछार कर दी। उसकी हालत ऐसी काबिल रहम हुई कि उसे ये कहना पड़ा कि मैं तो सिर्फ इल्मी बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, सियासी मामलात के मुताल्लिक कोई राय नहीं दे सकता। बहरहाल वो बुरी तरह नाकाम होकर चला गया। जहाँ तक अफसरों का ताल्लुक था, उनमें से कोई भी ऐसे प्रोपेगेंडे और इस किस्म के हथकंडों से मुतासिर होने वाला नहीं था। हमें जवानों के मुताल्लिक परेशानी थी कि उनमें कोई जज्बात में आकर मुतासिर न हो जाए। अल्लाह का शुक्र है कि जवानों ने हमारा ये खदशा दूर कर दिया। उन्होंने मुसलमान मुबल्लिगों का जो हशर किया उसे मैं सिर्फ एक मिसाल से वाज़े करता हूँ। प्रोफेसर बिनाई ने जवानों को कमोबेश 1.5 घंटा वाज सुनाया, जिसका लुब्ब-ए-लुबाब ये था कि पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान से जंग करना किसी पहलू मुफीद नहीं बल्कि सख्त नुकसानदेह है। इससे पाकिस्तान का वजूद नापैद हो जाएगा। उसने बेबुनियाद वाक़यात सुनाने के बाद कहा, क्या अब भी आप लोग हिंदुस्तान से लड़ेंगे? जवानों पर खामोशी तारी हो गई। बिनाई भी खामोश रहा। 1 मिनट के सुकूत के बाद एक पाकिस्तानी हवालदार उठा और बोला, जनाब आली, अपने तमाम साथियों की तरफ से मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। प्रोफेसर बिनाई ने कहा, जी हाँ, आप जवाब दें। हवालदार ने कहा, हम लोग एक बाकायदा फौज के सिपाही हैं। हमारी फौज का डिसिप्लिन बेमिसाल है। हम अपने सीनियर अफसरों पर एतमाद रखते हैं और अफसरों को हमारा एतमाद हासिल है। हमें आला अफसरों ने हथियार उठाने का हुक्म दिया और हमने हथियार उठाए। उन्होंने हथियार डालने का हुक्म दिया तो हमने उनका ये हुक्म भी माना। अब आप हमसे पूछते हैं कि पाकिस्तान जाकर हम हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ेंगे या नहीं। अर्ज ये है कि पाकिस्तान जाने के बाद हालात कुछ और होंगे, मगर हमारे अफसर अगर यहीं हमें खाली हाथ लड़ने का हुक्म दें तो हम इंशाअल्लाह उनके हुक्म की तामील करेंगे और जान की बाजी लगा देंगे। इस जवाब के बाद प्रोफेसर बिनाई कुछ न कह सका। मायूसी और शिकस्त से उसका चेहरा लटक गया और वो चला गया। हमने सुरंग 50 गज तक पहुंचा दी थी। दुश्मन को खबर न हुई। सुरंग में हब्स कम करने के लिए हमने ऊपर की तरफ चंद और सुराख कर लिए, लेकिन ये सुराख फायदे के साथ एक नुकसान भी पहुंचाने लगे। वो इस तरह की बारिशें शुरू हो गईं। एक रोज सुरंग की खुदाई के लिए गए तो अंदर पानी आ गया था। जो सुराखों में से आया था उससे खुदाई मुश्किल हो गई। हमने इसका इलाज ये किया कि पानी पर खुश्क मिट्टी डालकर कुछ देर इंतजार करते और जरा खुश्क हो जाने के बाद खुदाई करते। इस मुश्किल ने खुदाई की रफ्तार बहुत ही कम कर दी थी। बोरियत खत्म करने के लिए हमने रातों को कव्वाली और मुशायरे शुरू कर दिए। ये था तो मजाक, लेकिन मजाक मजाक में हम में से चंद एक छुपे रुस्तम निकल आए। इनमें कोई कव्वाल था और कोई गालिब और मीर दर्द।
ये बड़ी दिलचस्प दरियाफ्त थी जिसने कैंप की जिंदगी से बोरियत कम कर दी। मगर हमारे हिंदुस्तानी मेजबानों के लिए ये हंगामा होता था जो उन्हें अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो हमें रोक नहीं सकते थे। अलबत्ता किसी न किसी तरह अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते रहते थे। हमने एक दिलचस्पी और पैदा कर ली, हमें रेडियो ट्रांजिस्टर मिल गए। शाम के बाद हम बैरक से बाहर कुर्सियां डालकर बैठ जाते, दरमियान में एक ट्रांजिस्टर रखकर रेडियो आजाद कश्मीर लगाकर आवाज इंतहाई ऊंची कर देते। आप जानते हैं कि आजाद कश्मीर से हिंदुस्तान की क्या गत बना करती है। हमें एक तो उस प्रोग्राम से लुत्फ हासिल होता, लेकिन असल लुत्फ तो हमें ज़हनी अजियत से हासिल होता था जो इस प्रोग्राम से हिंदुस्तानी संतरियों को पहुंचती थी। ये अजियत उनके चेहरों पर लिखी होती थी, मगर वो हमें कह नहीं सकते थे कि हम ट्रांजिस्टर बंद कर दें या आजाद कश्मीर के प्रोग्राम ना सुने या ऑल इंडिया रेडियो सुने। जून 1972 का महीना शुरू हो गया था। गर्मी भी ज्यादा और बारिशें भी ज्यादा होने लगी थी। सुरंग में इंतहाई ज्यादा पानी भरने लगा कि मिट्टी की बजाय हमें सुरंग से पानी निकालने लगे। 2-2 दिन इसी काम में गुजर जाते और खुदाई 1 इंच ना होती। इस कदर नमी और पानी में काम करते करते हमारे जिस्म कमजोर होने लगे। कभी कभी खासी नक्काहत महसूस होती, लेकिन फरार का जज्बा ऐसा शदीद था कि हम आखिरी सांस तक फरार के इरादे से दस्तबरदार होने को तैयार न थे। ये उस जज्बे का करिश्मा था कि इतने कमजोर जिस्मों से इतनी ज्यादा दुश्वारियों और खतरों में हम सुरंग खोद रहे थे। फरार एक ख्वाहिश नहीं, अज़्म था। हमें जहाँ तक सुरंग को पहुँचाना था वहाँ खुला मैदान था। हमने अंदाजा किया था कि हमें 200 गज लंबी सुरंग खोदनी पड़ेगी, जिसके लिए 2 साल का अरसा दरकार था। लेकिन बारिशों ने जहां हमारी खुदाई में दुश्वारी पैदा कर दी, वहां ये कर्म भी किया कि घास उगनी और बढ़नी शुरू हो गई। फिर घास इतनी ऊंची हो गई कि उसमें छुपा जा सकता था। कुदरत की इस कर्म नवाजी से फायदा उठाने के लिए हमने फैसला किया कि सुरंग इतनी दूर तक न ले जाएं, बल्कि खारतार तार के सबसे बाहर वाले बाड़ से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 15 गज दूर तक ले जाएं और वहां से निकलें तो घास हमें छुपा लेगी। इस दौरान खबर मिली कि जुल्फिकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बाद में मुज़ाकरात का मकाम शिमला करार पाया। मेरे साथियों ने यह फैसला किया कि मुसलसल खुदाई करते जो जिस्मानी और आसाबी थकन हुई है, उसे कुछ सुकून देने के लिए सुरंग की खुदाई मुलतवी कर दी जाए और मुज़ाकरात के नताइज का इंतजार किया जाए। मौहूम सी उम्मीद थी कि मुज़ाकरात की कामयाबी हमारी रिहाई का बायस बनेगी। फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए। हम खबरों का इंतजार बेताबी से करते थे और बड़ी गौर से खबरें सुनते, इन पर बहस मुबाहसा करते और हर कोई अपनी राय देता। 5-6 दिन के मुज़ाकरात के बाद डेडलॉक पैदा हो गया। मुज़ाकरात के जारी रहने का इम्कान कम ही नजर आता था। इन खबरों के साथ एक अखबार ने ये खबर शाया करके हमें बल्कि सारे पाकिस्तान को शर्मसार कर दिया कि हमारे वजीर आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ जो लोग आए हैं, उनमें बेशतर धड़ाधड़ हिंदुस्तानी फिल्मों के गीतों के रिकॉर्ड खरीद रहे हैं। यहाँ तक कि शिमला में रिकॉर्ड खत्म हो गए तो दिल्ली से मजीद रिकॉर्ड मंगवाए गए ताकि पाकिस्तानी वफ्द की मांगे पूरी की जा सकें। मैं नहीं कह सकता कि इस खबर में कितनी कुछ सदाकत थी, मगर मैं उसे झुटला भी नहीं सकता था। मैंने पाकिस्तान में आकर हिंदुस्तानी फिल्मों का जो जुनून और खब देखा, उसके पेश नजर मुझे ये खबर सही मालूम हुई। हमारे भाइयों ने तो रिकॉर्ड खरीद कर अपना ज़ौक़ बद पूरा कर लिया था, मगर कैदी कैंप में हमें हिंदुस्तानियों के सामने जिस शर्मिंदगी से दो चार होना पड़ा और हंसी हंसी में हमें जो ताने दिए गए, उसकी पैदा करदा रूहानी अजियत हमारे सिवा और कोई महसूस नहीं कर सकता। शिमला मुज़ाकरात का तातुल हमें परेशान करता रहा। उनकी कामयाबी की कोई सूरत नजर नहीं आती थी। गैर मुल्की मुबस्सर भी लिखते थे कि मुज़ाकरात की नाकामी के इम्कानात ज्यादा हैं। हमारी उम्मीदें बुझने लगी। हमने सुरंग का धाना हस्बे मामूल सीमेंट के स्लैब से बंद कर दिया था। मुज़ाकरात की तरह हमारा काम भी इल्तिवा और तातुल में पड़ा हुआ था। हमने एक रोज स्लैब को देखा तो महसूस हुआ कि ऊपर से कोई ज़र्ब लगाए तो ज़र्ब की आवाज से साफ पता चल जाएगा कि नीचे खला है। सुरंग की सुराग रसानी के लिए यही तरीका इख्तियार किया जाता है। हमने स्लैब उठाकर नीचे मिट्टी के भरे हुए थैले रख दिए और एक लकड़ी का सहारा भी दे दिया। इस इंतजाम के बाद ऊपर की ज़र्ब बताती थी कि नीचे जमीन ठोस है। शिमला मुज़ाकरात, जिन्हें बाद में शिमला कॉन्फ्रेंस कहा गया, उसके ड्रामाई नताइज सुने, मगर जंगी कैदियों के मुताल्लिक कोई वाज़े ऐलान न किया गया। कैदी कैंप पर नाउमीदी और मायूसी तारी हो गई थी। एक गैर यकीनी सी फजा पैदा हो गई थी। हमारे लिए ये मायूसी ताजियाना साबित हुई। हमने सुरंग को नए अज़्म और हौसले से आगे बढ़ाने का तहिया कर लिया। जून का महीना गुजर गया था। जुलाई 1972 के आगाज का एक दिन तुलू हुआ तो तलाशी लेने वाली पार्टी आ गई। सुबह की गिनती के वक्त ड्यूटी ऑफिसर के साथ 4 अफसर और 2 दर्जन जवान भी आ धमके। हम बैरक से बाहर थे, वो सब बैरक में चले गए। हमें अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। अंदर से हमें जो आवाजें और ज़रबों के धमाके सुनाई दे रहे थे, वो हमारा दम खुश्क करते, कलेजा मुंह को आता। सुरंग के धाने का सुराग लगाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो लोग गुसल खानों में भी गए थे। लम्हे घंटों की तवालत से गुजर रहे थे। हम सब दिल ही दिल में खुदाए जुल जलाल से मदद की इल्तिजा कर रहे थे। उसकी ज़ाते बारी का सहारा था
हम कितनी कुछ एहतियात कर सकते थे, किसी न किसी रोज तो पकड़े जाना ही था। ये तो सिर्फ अल्लाह का खास करम था कि हम बचे हुए थे और हिंदुस्तानी सुरंग के मुंह पर खड़े होकर भी अंधे हो जाते थे। जुलाई की उस सुबह भी उन्होंने मुसलसल 2 घंटे तलाशी ली। तलाशी का सबसे बड़ा मकसद सिर्फ ये होता था कि अगर सुरंग खोदी जा रही है तो वो पकड़ लें। तलाशी तो ली जा चुकी थी, फिर 5-6 घंटे गुजर गए मगर हमें अंदर जाने की इजाजत न मिली। इसके सिवा और क्या वजह हो सकती थी कि उन्होंने सुरंग का खोज पा लिया है और हमारे लिए सजा और दीगर तादीबी कार्रवाई तजवीज हो रही है। हमें नाश्ता भी न करने दिया गया और पानी तक पीने की इजाजत न दी गई। हिंदुस्तानी अफसरों से इस सलूक की शिकायत की तो उन्होंने टाल दिया। 1:30 बजे के बाद उन्होंने अफसरों की चामा तलाशी शुरू कर दी। हर एक की तलाशी लेते और अलग भेज देते। हिंदुस्तानी अफसरों ने अपनी कमीनगी का इजहार इस ओछे तरीके से किया कि हमने अंदर से अपनी कुर्सियां लाने और बैठने की इजाजत मांगी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। हमें 8-9 घंटे धूप में भूखा प्यासा खड़ा रखकर उन्होंने अंदर जाने की इजाजत दी। अंदर की हालत ऐसी थी जैसे बैरक में लूट मार हुई हो। हमारे कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े थे, बिस्तर उठा उठा कर फेंके गए थे। हमारा जो मुख्तसर सा सामान था वो भी बखेर दिया गया था। कई जगहों से जमीन खोदी गई थी। हमने गुसल खाने में जाकर देखा, सुरंग बंद थी, स्लैब अपनी जगह पर पड़ा था। बदबख्तों को यहाँ कुछ भी नजर नहीं आया था। तब हमने सोचा कि चूंकि उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिला, इसलिए खिफ़्फ़त मिटाने और हमें परेशान करने की खातिर उन्होंने हमें सारा दिन धूप में खड़ा रखा था। जुलाई के तीसरे हफ्ते तक बारिशें और ज्यादा होने लगी। इससे एक फायदा ये हुआ कि घास तेजी से ऊंची और घनी होने लगी। उम्मीद थी कि 1 माह तक 3 फुट से ऊपर निकल जाएगी। हमने सुरंग से स्लैब उठाया, लकड़ी और मिट्टी के थैले निकाले और अल्लाह का नाम लेकर एक बार फिर सुरंग में घुस गए। इतने दिनों में सुरंग में इतना पानी जमा हो चुका था कि उसे निकालते 2 दिन लग गए। मजीद 2 दिन सुरंग खुश्क होने का इंतजार किया। पानी बाहर निकालना बड़ा तकलीफ दे और वक्त तलब काम था। चौथे दिन हमारा एक साथी खुदाई के लिए अंदर गया। उसके पास रोजमर्रा की तरह टॉर्च थी जिसमें ट्रांजिस्टर के सेल डाल रखे थे। हमारा साथी वापस आ गया। उसके चेहरे पर घबराहट के आसार थे। उसने बताया कि सुरंग में दूर आगे एक सांप बैठा हुआ है। सांप छोटे साइज का बताया गया था। इससे हम और ज्यादा डरे क्योंकि छोटे साइज का सांप ज्यादा जहरीला होता है। ये तो जिंदगी और मौत का मसला था। हमने सोचा कि अच्छा हुआ सांप देख लिया गया है। अगर इसका बिल सुरंग में ही है तो हमें ये बेखबरी में काट सकता था और अब ये खतरा था कि सांप बिल में चला गया तो सुरंग की खुदाई खत्म करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये था कि हमारी 9 महीनों की मेहनत राय कहाँ गई। मेरे साथी अफसरों ने उसी वक्त सांप को मारने के मसले पर गौर करना शुरू कर दिया। अंदर तो एक ही अफसर जा सकता था, उसकी मदद के लिए दूसरा भी जा सकता था, मगर वो कोई मदद नहीं कर सकता था। 2 फुट चौड़ी सुरंग में यही मदद हो सकती थी कि अगले अफसर को सांप डस लेता तो दूसरा उसे घसीट कर बाहर ले आता। जज्बे का ये आलम था कि जब अंदर जाने वालों का इंतखाब होने लगा तो हर एक अफसर ने अपने आप को अंदर जाने और सांप को मारने के लिए पेश किया। आखिर फैसला हुआ कि हम में से जो फरार की स्कीम में शामिल थे, जो 2 सीनियर हैं, वो अंदर जाएंगे। इस फैसले के मुताबिक 2 अफसर अंदर गए। उन्होंने वापस आकर बताया कि अंदर कोई सांप नहीं है। यहाँ फिर जज्बे और जिंदा दिली का मुजाहिरा हुआ। डरने की बजाय सब ने उस अफसर का मजाक उड़ाया जिसने इत्तला दी थी कि अंदर सांप बैठा हुआ है। हम कहते थे कि वो कोई और चीज देखकर डर गया है। दूसरे दिन जो अफसर खुदाई के लिए अंदर गया, उसने आकर इत्तला दी कि सांप अंदर मरा पड़ा है। ये एक मौजज़ा था और सांप की मौत को हमने अल्लाह की खुशनुदी का पैगाम समझा। हमारे रास्ते में आने वाले सांप को खुदा के सिवा और कौन मार सकता था। हमारे हौसले और ज्यादा बुलंद हो गए। खुदाई एक बार फिर शुरू हो गई और मिट्टी भी पहले की तरह गायब होने लगी। गुसल खानों के बाहर बैरक के करीब ही गहरा और खासा चौड़ा गड्ढा था। गुसल खानों का पानी उसमें जमा होता रहता। इसकी वजह से बैरक की दीवार में नमी चढ़ गई। हिंदुस्तानियों ने देख लिया कि दीवार को नुकसान पहुंच रहा है। एक रोज हिंदुस्तानी अफसर अचानक गुसल खानों का मुआयना करने के लिए आ गए। उस वक्त एक अफसर सुरंग के अंदर खुदाई के लिए गया हुआ था और मैं गुसल खाने में सुरंग के खुले हुए दहाने पर बैठा हुआ था। मेजर तारिक ने मुझे इत्तला दे दी कि हिंदुस्तानी आ रहे हैं, मगर वो ऐसे अचानक आए कि खुदाई करने वाले को बाहर निकलना और दहाना बंद करना किसी पहलू मुमकिन न रहा। ये तो हो नहीं सकता था कि मैं धाने पर स्लैब रख देता। अगर मैं घबराहट में ऐसा करता तो अंदर वाला अफसर दम घुटने से मर जाता। हिंदुस्तानी अफसर अंदर आ गए। मुझे उनकी बातें सुनाई देने लगी। वो आते ही पहले गुसल खाने में दाखिल हुए। मैं वहीं था। मेजर तारिक ने उन्हें कहा कि इसमें तो कोई नहा रहा है, आप दूसरे गुसल खाने देख लें। मैंने बाल्टी से ऐसी आवाजें निकालनी शुरू कर दी जैसे मैं नहा रहा हूँ। ये भी एक मौजज़ा हुआ कि हिंदुस्तानी 4 गुसल खाने देख कर चले गए। अगस्त के महीने में बारिशों में कमी आने लगी। खुदाई आसान हो गई और हर तरफ ऊंची घास नजर आने लगी। उन्हीं दिनों ओलंपिक गेम्स हो रही थी। एक रोज हिंदुस्तानी और पाकिस्तान की हॉकी टीमों का मैच था। तमाम अफसर कमेंट्री सुनने के लिए रेडियो के गिर्द जमा हो गए थे। हमारे जवानों को कमेंट्री सुनाने के लिए हिंदुस्तानियों ने लाउड स्पीकर का इंतजाम कर रखा था। खेल शुरू हुआ। हर कोई अपनी टीम की कामयाबी के लिए दुआ गो था। हम पर हिजानी कैफियत आ रही थी।
हम ये सुनने के लिए तैयार नहीं थे कि हिंदुस्तानी टीम जीत गई है। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल की। पाकिस्तानी टीम ने पहला गोल कर दिया। कैदियों पर यह कैफियत तारी हो गई कि बैरकों से बाहर आकर भंगड़ा नाचने और नारे लगाने लगे। फिर हमारी टीम ने दूसरा गोल भी कर दिया। हिंदुस्तानियों ने ये ओछी हरकत की कि लाउड स्पीकर बंद कर दिए। मैच अभी जारी था। हमारे पास तो अपने ट्रांजिस्टर मौजूद थे। जवान बाकी कमेंट्री सुनने से महरूम रहे। मैच खत्म हुआ। पाकिस्तान की टीम 2 गोलों से जीत गई। हिंदुस्तानी टीम एक भी गोल न कर सकी। हम सब ने बाहर आकर नाचना शुरू कर दिया। जवानों ने अलग उधम बपा कर दिया था। नारों से आसमान कांपने लगा। हिंदुस्तानी संतरी बड़ी हैरत से हमें देख रहे थे और वो पशेमान भी थे। एक शाम एक अनोखा और जिगरपाश हुक्म मिला। हुक्म ये था कि कल तमाम कैदियों को किसी दूसरे कैंप में मुंतकिल किया जा रहा है, इसलिए सुबह सवेरे अपने तमाम सामान के साथ सफर के लिए तैयार रहें। हम सब अफसर एक जगह बैठ गए और इस हुक्म का तज्जिया करने लगे। ये दरअसल फहम फरासत की जंग थी। हमने गौर किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि इतने ज्यादा अफराद को एक कैंप से दूसरे कैंप में मुंतकिल करना मुमकिन नहीं और इस इज्तिमाई मुंतकिली का कोई जवाज भी नहीं है। हम में से बेशतर ने ये राय कायम कर ली कि हिंदुस्तानियों को बजा तौर पर शक है कि हमने कोई कीमती चीज और करेंसी कहीं छुपा रखी है। वो कई बार तलाशी लेकर नाकाम हो चुके हैं। अब उन्होंने इस तवक्को पर मुंतकिली का हुक्म दिया है कि हम छुपाई हुई चीज वगैरह निकाल कर अपने पास रख लेंगे और हिंदुस्तानी कल सुबह हमारी तलाशी लेकर ये चीजें ले जाएंगे। हम सब ने फैसला किया कि जमीन में दबाई हुई चीजें न निकाली जाएं। हमने अल्लाह पर छोड़ दिया कि जैसे उसके ज़ाते बारी को मंजूर होगा वैसे ही होगा और वैसा ही हुआ। हम अगली सुबह अपना सामान समेटकर सफर के लिए तैयार हो गए। हिंदुस्तानी अफसर आए। उन्होंने हमारी जामा तलाशी ली। सामान खोल कर देखा, इधर उधर देखा, कहीं से भी जमीन खोदी हुई नहीं थी। उन्हें जो मायूसी और खिफ़्फ़त हुई वो उनके चेहरों पर लिखी हुई थी। वो बुरी तरह नाकाम हुए और चले गए। हमारा अंदाजा सही निकला। मुंतकिली का हुक्म एक चाल थी जिसे हमने नाकाम बना दिया। अगस्त के दूसरे हफ्ते में हमें हुकूमत पाकिस्तान के भेजे हुए तहाइफ के पैकेट मौसूल हुए। हर अफसर और जवान के लिए एक ही जैसी अशिया थी, जिनकी तफसील ये है: 2 स्लीपिंग सूट, 2 बनियान, 2 रुमाल, 1 दांतों का ब्रश, 1 कंघी, 1 जोड़ा कैनवस के शूज, 200 मल्टीविटामिन की गोलियां, 1 राइटिंग पैड, 1 कलम, 1 पैकेट ब्लेड, 2 डिब्बे बिस्किट, 1 टूथपेस्ट, 2 तौलिए, 2 अंडरवेयर और 1 जोड़ा हवाई या चमड़े का चप्पल। इन अशिया में से हिंदुस्तानियों ने तमाम पैकेटों से राइटिंग पैड और कलम निकाल लिए। इसका उन्होंने ये जवाब पेश किया कि कैदी यहाँ से ऐसी मालूमात लिख कर ले जाएंगे जो ज़बानी याद नहीं रखी जा सकती और जो यहाँ से बाहर निकलनी नहीं चाहिए। ये महज एक बहाना था हमें परेशान करने का और हमारी अशिया हजम करने का। अगस्त के आखिरी हफ्ते तक हमारी सुरंग खारदार तारों के आखिरी बाड़ से 7-8 फुट आगे निकल गई। हम ऊपर से अंदाजा कर लिया करते थे कि सुरंग कहाँ तक पहुंची है। हमारे अंदाजे के मुताबिक सुरंग सतह जमीन से 8 फुट नीचे थी। आखिर में हमें उसको ऊपर को यानी उमूदी ले जाना था और ऊपर को धाना खोलना था। हमने सोचा कि 8 फुट गहराई से ऊपर चढ़ना मुमकिन नहीं होगा, चुनाचे हमने सुरंग को जमीन से कुछ जाविये पर ऊपर ले जाना शुरू कर दिया ताकि ये कुएं की तरह उमूदी न बने बल्कि ढलानी बने। फिर हमने फैसला किया कि जमीन 3-4 फुट रह जाए तो उसे उमूदी कर दिया जाए। सितंबर 1972 का महीना आ गया। घास की बुलंदी 3 से 4 फुट तक थी। हमें पूरी तवक्को थी कि रोशनी के बावजूद हमें घास छुपा लेगी। सुरंग से निकलने वाला धाना घास में ही खुलना था। ये सुरंग का आखिरी मरहला था। फरार के जुनून, रिहाई के जज्बे और हैजानी कैफियत ने मिलजुल कर हमें ज़हनी तौर पर नॉर्मल न रहने दिया। इस कैफियत में पकड़े जाने के तसव्वुर ही से हमारे दिलों की धड़कनें रुक जाती। हम कुछ मुश्किल से अपनी ज़हनी कैफियत पर काबू पाते और आखिरी खुदाई में मगन हो जाते थे। ऊपर संतरी और खूंखार कुत्ते फिरते रहते थे। टावरों के संतरियों की नजरें हम पर लगी रहती थी। अचानक चेकिंग का भूत हर लम्हा हम पर मंडलाता रहता। हम पहले से ज्यादा जोश खरोश से खुदाई करने लगे। मिट्टी निकालने का काम और ज्यादा मुश्किल हो गया था। सुरंग 200 फुट लंबी हो गई थी। कहीं कहीं मोड़ भी थे, वहां थैला रुक जाता। इतना लंबा फासला रेंग कर तय करना पड़ता था। कोहनियों और घुटनों के जख्म ठीक होने के बजाय खुलते जा रहे थे और हम हिंदू जैसे ओछे दुश्मन की कैद से रिहाई की लगन से सरशार आखिरी खुदाई में लगे हुए थे। 16 सितंबर के रोज हमें देखना था कि सुरंग का धाना कहाँ खुलेगा। दोपहर का वक्त मौजूद था क्योंकि ये वक्त हिंदुस्तानी अफसरों और दीगर अफराद के आराम का वक्त था। हमारा एक साथी सुरंग में छुरी लेकर गया। उस वक्त तक सुरंग की खुदाई खत्म हो चुकी थी। उसने दूसरी तरफ ऊपर इतना सा सुराख किया जहाँ से सर बाहर निकाला जा सकता है। हमारे साथी ने सर बाहर निकाल कर देखा। उसने वापस आकर बताया कि धाना ऊंची घास में खुला है। कोई संतरी उसे नहीं देख सकता, मगर संतरियों की बातें सुनाई दे रही थी। इससे मालूम हुआ कि संतरियों के खैमे सुरंग के धाने के करीब ही हैं। सुरंग मुकम्मल हो गई।
उधर से भी थाना खुल गया। हमने 16 सितंबर 1972 की रात फरार के लिए मुकर्रर की। सारा दिन हैजान और बेचैनी में गुजरा। ज़हनी तौर पर हम एक ऐसे सफर की तैयारी कर रहे थे जिसकी मंजिल तो हमें मालूम थी, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता था कि इस मंजिल तक पहुंच सकेंगे या नहीं। रास्ता मौत की वादियों से गुजरता था। हमने ज़हनी तौर पर तैयारी कर ली, जो ये थी कि तमाम तर खतरों का सामना करने के लिए तैयार हो गए। हमने जो कीमती चीजें छुपा रखी थी वो निकाल कर अपने जिस्मों के साथ कपड़ों में छुपा ली। फरार शाम की गिनती के बाद होना था। मेरे लिए एक मुश्किल पैदा हो गई थी। मेरी पतलून जो मैंने फरार के लिए रखी थी बुरी तरह खराब हो चुकी थी। मैंने पलंग की चादरें फाड़ कर हाथ से पाजामा तैयार कर लिया था। शाम की गिनती खैरियत से हो गई। हमने वुजू किया और मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर कामयाबी की दुआ मांगी। उसके बाद मैंने, मेजर तारिक और मेजर नादिर ने वो कपड़े पहन लिए जो हमने खुदाई के लिए इस्तेमाल किए थे। वो कपड़े जो हमने हिंदुस्तान में घूमने फिरने के लिए कैदी कैंप के बड़े बड़े स्याह निशानों से बचा कर रखे हुए थे, वो अलग बांध लिए। ये हमें सुरंग के बाहर वाले थाने से निकल कर बदलने थे। सुरंग का गुस्ल खाने वाला थाना खोल दिया गया और हम तीनों बाकी अफसरों से रुखसत होकर रवाना हो गए। वो मंजर बड़ा ही जज्बाती था। कैंप में रहने वाले साथी हमें कामयाबी की दुआएं दे रहे थे। हमें उनसे जुदा होने का दुख भी था और रिहाई की खुशी भी। ऐसे मिले जुले जज्बात में सबसे पहले मेजर नादिर सुरंग में उतरे, उनके पीछे मेजर तारिक और उसके पीछे मैं उतरा। हम रींगने के आदी हो गए थे। दूसरे सिरे तक जा पहुंचे। मेजर नादिर परवेज ने सुरंग का थाना खुला करना शुरू कर दिया और हम मिट्टी को पीछे हटाने लगे। सुरंग तंग थी, मिट्टी उसे और तंग कर रही थी। मेजर नादिर परवेज बाहर निकल गए। दहाने का कतर सुरंग की निस्बत कम था और मेजर तारिक परवेज का कतर कुछ ज्यादा ही था। वो सुरंग के दहाने के नीचे ही फंस गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं उन्हें पीछे से धिक्का लगाऊं। मैं उनके पीछे था, पूरी ताकत से उन्हें धकेला, मगर वो निकलने की बजाय और ज्यादा फंस गए। कहने लगे कि नीचे खींचो। अब उन्हें पीछे को निकालना मुहाल हो गया। खासी धींगा मुश्ती और खींचा तानी से उन्हें नीचे खींचा। उन्हें दरअसल खुदी हुई मिट्टी पकड़े हुए थी। उन्होंने मिट्टी पीछे फेंकनी शुरू की। ये वो जगह थी जहां से सुरंग उमूदी हो जाती थी। खुदा खुदा करके मेजर तारिक इस मरहले से ऊपर चले गए, मगर दहाने में जाकर फंस गए। मेजर नादिर ने उन्हें ऊपर से अपनी टांग पकड़वाई। नीचे मैंने धिक्का लगाया और तारिक परवेज को बाहर निकाला। अब मेरी बारी थी। मेरा जिस्म दुबला पतला है, जो अच्छा नहीं समझा जाता, लेकिन सुरंग से निकलते वक्त मैंने महसूस किया कि दुबला जिस्म कितनी बड़ी नेमत है। मैं बड़ी आसानी से सुरंग से बाहर निकल गया। आजादी की हवा के पहले ही झोंके ने जिस्मानी और ज़हनी थकन और कोफ्त को दूर कर दिया। अब हमें फूंक फूंक कर कदम रखने थे। घास ने हमें छुपा लिया था। रात का अंधेरा कैंप की रोशनियों की वजह से कम था। हमने इधर उधर का जायजा लिया। बाहर वाला संतरी हमसे बमुश्किल 15 गज दूर खड़ा था। दाएं तरफ 20-25 गज दूर संतरियों के खेमे थे। हमें उनकी बातें सुनाई दे रही थीं और संतरियों की हरकतें भी दिखाई दे रही थीं। सर्च लाइटों और कैंप की दूसरी रोशनियों से हमें गिरदोपेश को देखने में मदद मिल रही थी। कैंप के अंदर और बाहर की संतरियों का ध्यान कैंप के अंदर की तरफ करने के लिए हम सब ने एक इंतजाम कर रखा था। उन्होंने बेतुका शोर शराबा और गुलगपाड़ा बपा कर दिया। इससे तमाम संतरियों का ध्यान उस तरफ हो गया। हम तीनों घास में बैठे बैठे आहिस्ता आहिस्ता सिरकने लगे। ये मरहला सबसे ज्यादा खतरनाक था। जरा सी गलती और गफलत हमें गोलियों का निशाना बना सकती थी। हम कैंप और सर्च लाइटों की रोशनी से निकलकर उस जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे जहां अंधेरा शुरू होता था, मगर ये टेढ़ा मसला था। घास में रेंगने से घास हिलती और शक पैदा करती। रेंगने की तरतीब ये रखी गई कि आगे मेजर नादिर परवेज थे। उनकी जिम्मेदारी थी कि सामने कोई खतरा हो तो वो इशारा करके हमें खबरदार करें। दाएं और बाएं देखने की जिम्मेदारी मेजर तारिक परवेज की थी और पीछे के खतरों का ख्याल रखना और उन दोनों को खबरदार करना मेरा फर्ज था। हम एक दूसरे से इतनी ही दूर थे कि एक दूसरे को छू सकते थे। हम हाथों से बातें और इशारे करते, जबान से कुछ न बोला। हम निहायत ही आहिस्ता आहिस्ता घास में रेंगते सरकते गए। कैंप और उस जहन्नम की रोशनियां पीछे हटती गईं, मगर रफ्तार बहुत कम थी। हवा हमें सुकून दे रही थी। कैंप में भी यही हवा हुआ करती थी, लेकिन कैंप से बाहर इसका तासुर ही कुछ और था। आजादी और असीरी की हवा में आग और पानी जितना फर्क होता है। हम रेंगते रेंगते 70-80 गज दूर निकल गए और घास खत्म हुई और सामने खुला मैदान आ गया। उसके बाद चांदमारी का बट था। वहां तक सर्च लाइटों की रोशनी खासी मध्यम हो गई थी। हम उठकर चलने लगे। मैदान में रेंगना शक पैदा कर सकता था। चलते चलते हम उस जगह पहुंच गए जिसे हम फौजी जबान में चांदमारी की फायरिंग पॉइंट कहते थे। वहां मुकम्मल अंधेरा नहीं था क्योंकि रात चांदनी थी। हम वहीं बैठ गए। बाईं तरफ कुछ दूर बड़ी सड़क थी जिस पर फौजी गाड़ियां आ जा रही थीं। हमारे करीब झाड़ियां थीं। उनमें छुपकर हमने कैदी कैंप वाले कपड़े उतारे और वो कपड़े पहन लिए जिस पर कैदी कैंप का कोई निशान नहीं था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।